स्टार्ट करें पढ़ाई? होमवर्क दिया था, ठीक है। बनाया क्या कुछ? ठीक, पहले टॉपिक खत्म कर लेते हैं, फिर डिस्कशन कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, in the given question the charge across the plates vary as बोर्ड से देखिए, डायग्राम बना लीजिए। Calculate the magnetic field at point P at छोटा t बराबर 10⁻³ सेकेंड। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, वो अनसॉल्व्ड 8.1 8.2 है, ये सॉल्व में 8.1 है। इसमें क्या कठिन बात है कि कल करंट डायरेक्ट दे रखी थी, अब आज इसने करंट नहीं दी, इसने क्या दे दिया? चार्ज का फंक्शन। तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। बताइए क्या करेंगे इसका? डिफरेंशिएशन। बस आई निकाल लीजिए, आई निकाल कर फिर वही वाला फॉर्मूला याद करिए। इनसाइड क्या फॉर्मूला लगाएंगे? म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 π r²। सॉल्व करिए, डिफरेंशिएशन करें। एनसीईआरटी ने जो सॉल्यूशन दिया है वो बहुत परेशान करने वाला है। ये सबसे आसान सॉल्यूशन है, इसलिए हम डिस्कस करना चाहते हैं क्लास में। उसने लंबे चौड़े मेथड से किया है, पहले डिस्प्लेसमेंट करंट निकाला है, फिर फ्लक्स निकाला है, ये बेहतर तरीका है। तो I बराबर होगा dq/dt, C भार V भार 1 का 0, E का वही होगा। और बताइए E का वापस करने का तरीका बताया था, T का कोफिशिएंट -1/τ, और टाउ की वैल्यू दे रखी है कितनी? RC। माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, RC
ये माइनस माइनस प्लस हो गए, कट गए, सी से सी कट गया, V बाय आर, V कितना है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम, E T 10 की पावर -3, रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम, कैपेसिटर नैनो फेराड, तो I आएगा 2 बाय 10 की पावर 6 E की पावर -1, E की पावर -1 कितना होता है 1 बाय E, 1 बाय E कितना होगा 0.3 से, ये आई आ गया। अच्छा ये क्या है यार, कंडक्शन करंट है या डिस्प्लेसमेंट करंट है? दोनों सेम है, ये बात हमें पता है, पर वास्तव में आई क्या है, ये कंडक्शन आई है। पूछिए क्यों? क्योंकि Q का dQ बाय dt वास्तव में जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वायर्स में वो है, क्योंकि प्लेटों के बीच में तो चार्ज थोड़ा फ्लो करता है, वहां तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर हम लॉजिकली सोचना चाहें तो ये वास्तव में कंडक्शन करंट है। वो अलग बात है कि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट हर मोमेंट पर बराबर है। अब इस आई को उठा के कहां रख दीजिए, वो मैग्नेटिक फील्ड वाले में। कितना म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 करंट 2 बाय 10 की पावर 6.37 इंटू आर, आर कितना 0.5 अपॉन 2 पाई रेडियस 1। सॉल्व करो कितना आ रहा है। अब घर जाके जब सॉल्व एग्जांपल करें ना, तो उसका सॉल्व एग्जांपल का जो सॉल्यूशन है वो मत देखिएगा, ये जो तरीका है इसको फॉलो करिएगा। कितना कैंसिल हो रहा है कुछ, पाई से पाई, 2 से 2, 4 इंटू 0.5 2.37, 7 और 6 13, 0.74 इंटू 10 की पावर -13 आना चाहिए। तो ये सवाल अब पॉपुलर सवाल हो गया, सॉल्व एग्जांपल में भी है, 2 बार अनसॉल्व में दे रखा है, कल भी हमने किया, आज भी फिर कर लिया। अब ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। कल वाला सवाल आसान था, पता उसमें आसानी क्या थी, उसमें करंट डायरेक्ट दे रखा था, इसने करंट के लिए आपसे मेहनत करवाई है। इतना अगर आप समझने लग जाओगे ना, तो आप प्रोफाइल को पकड़ने लगोगे सवालों की, कि सर फंडामेंटली दोनों सेम है। उसमें करंट मुझे डायरेक्ट दे दिया था 0.15, मैंने फटाफट कर दिया। बढ़े आगे, चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़िए, कहीं डालिए, एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव। एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव। अब ये वैसे आपने सब पढ़ा हुआ है, पर खटाखट एक बार देख लें तो बहुत सिस्टमेटिक और समझ में भी आ जाए। अब पेन पेंसिल छोड़ के थोड़ी मैथ समझिएगा, मैथ ज्यादा है, पर एक बार समझ लोगे तो परेशान नहीं होगे। नाम से स्पष्ट है, ईएम वेव। ईएम वेव इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक का कंट्रीब्यूशन भी होगा और मैग्नेटिक का भी होगा। अब मैथ्स देखते जाइए खटाखट।
अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम सभी को पता है जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, वो कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है बी स्क्वायर बाय 2। किसी भी इंस्टेंट पर ये दोनों बराबर होती हैं। 50% ये है तो 50% ये है। सर क्यों होती है? उसके लिए थोड़ी सी मैथ्स देख लीजिए। मान लो मैं इससे बढ़ता हूं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से, देखते जाइए। ई को कैसे हटाऊं? ई बाई बी क्या होता है? सी। तो बताओ ई की जगह बी इंटू सी रखिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू डाल ली, 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन हो जाएगा। रूट होता है तो हट गया क्योंकि स्क्वायर के कारण, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया। ये देखिए स्टार्ट किया था यहां से, पर आ गया सेकंड वाला हिस्सा। इससे क्या समझ में आया? दोनों हिस्से हमेशा बराबर। 2020 का नीट का ये सवाल है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन का रेशियो बताइए। आंसर है 1:1। नीट 2020 का क्वेश्चन है। दोनों है, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है, और आपने साइड में प्रूफ कर दिया कि दोनों बराबर हैं। इसका मतलब उस ऊर्जा में 50% हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड का है और 50% हिस्सा मैग्नेटिक। पहले बात ये दिमाग में बैठा लीजिए, दोनों की आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब थोड़ी सी और मैथ्स करिए। ई का फंक्शन बताइए, ई का फंक्शन ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स रखिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का फंक्शन ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर। जब कोई चीज साइनसोइडल वेरी करती है तब हमेशा क्या निकालना पसंद करते हैं? उसकी एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ये देखिए ये क्या आ गया? एवरेज। बताइए डायरेक्ट कितना आएगा? साइन स्क्वायर का आपको रटा हुआ है 1/2, तो एवरेज 1/4। तो 2 और 4 में परेशान नहीं होना, अभी 5 बार सुन लो। 2 भी सही है, 4 भी सही है। 4 क्या है? इसकी एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल। ये क्या है? ये इसकी इंस्टेंटेनियस है। किसी भी मोमेंट में आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। पर एक पूरे साइकिल में एवरेज पूछे तब यह है। क्या बात समझ पा रहे हैं? दोनों बातों में अंतर है। यहां 2 मिनट और खर्च करिए। इलेक्ट्रिक है, ये भी इलेक्ट्रिक है। ये कैसा है? जैसे उदाहरण के तौर पर करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई बराबर आई नॉट, पर एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल 0, क्योंकि साइन का एवरेज क्या होता है? 0 होता है। तो बात को समझने की कोशिश करिए। ये कैसा वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस। और ये कैसा है? एवरेज। अलग अलग क्यों है? क्योंकि लगातार वो क्या कर रहा है? साइनसोइडली वेरी कर रहा है। सेम यहां पे आप खुद कोशिश करिएगा। बी का फंक्शन बताइए क्या आएगा? बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बताइए बी का स्क्वायर कर दीजिए। फिर मुझे चाहिए एवरेज। ये ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब क्या? एवरेज। बताइए क्या आएगा? साइन स्क्वायर का 1/2। क्या दिखना चाहिए? 4। फिर वही सवाल, ये बड़ा है या ये बड़ा है? ऑलरेडी फिर से प्रूफ कर चुके हैं ये दोनों बराबर हैं, इक्वल। तो बिल्कुल दिमाग में सेट रखें। 4 कब आता है? जब एवरेज पूछता है। 2 कब आता है? जब इंस्टेंटेनियस। अगला शब्द अलग है, अब पूछ रहा है टोटल एनर्जी डेंसिटी। बताइए क्या करूं टोटल के लिए? बट ऑब्वियस है, दोनों को जोड़ दें, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। अगर एवरेज शब्द पूछेगा तो मैं एवरेज जोड़ूंगा, अगर इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो मैं इंस्टेंटेनियस जोड़ूंगा।
एक बार 10 मिनट लॉजिकली समझ लोगे कभी परेशान नहीं होगे, केवल रटोगे उलझते रहोगे, कब 2 कब 4। बढ़िया याद करो ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और अगर एवरेज बोले तब साइन स्क्वायर का एवरेज 1/4। ये इंस्टेंटेनियस और ये कौन, एवरेज। बोलिए क्या बात समझ में आ रही है? दोनों को जोड़ दीजिए। एवरेज इलेक्ट्रिक का बताइए 1/4, इसका बताइए 4। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, इसको चुपचाप क्या 1/4 लिख सकता हूं क्या? सोच के देखें, लिख सकते हैं ना? क्यों, ये दोनों तो बराबर है। फिर 1/4 प्लस 1/4 1/2 लिखना चालू करिए। तो यहां से एक क्वेश्चन बना है अभी तक, एक्सरसाइज 2 में एक सवाल है 2020 में आया है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का कंट्रीब्यूशन बताइए। तो आंसर है इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। 2 और 4 में उलझने का नहीं है, बिल्कुल सटीक शब्द याद रखें। इंस्टेंटेनियस में 2 आता है, एवरेज में 4 आता है, और टोटल जोड़ दीजिए। ईएम वेव के पास क्या होगा, एनर्जी होगा, मोमेंटम होगा, या दोनों होंगे? दोनों होंगे। हर वेव के पास एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है। एनसीईआरटी का होमवर्क दिया था क्या आज? कितने दिए थे? पीछे कंसोल सारे दिए थे? ठीक।
बढ़ू, इसी का एक बी पार्ट लिखिए, इंटेंसिटी इन ईएम वेव। इंटेंसिटी की सबसे बेसिक फील आपको मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले सर ने बताई थी। इंटेंसिटी होता है बच्चों एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का बेसिक अगर आप फील कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है तीव्रता, कितनी तेजी से। जैसे बोलते ना, एक पिताजी का चांटा एक माँ का चांटा, तो आप अपन तुरंत बोलते हैं अरे यार पिताजी के चांटे की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। शब्द हमने सब में काम में लिए हुए हैं। एक क्या होता है, रट्टाबाजी होती है, एक लॉजिक होता है कि जैसे एक हमने आपको समझाया था फ्रीक्वेंसी, कि देख फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी आदत अपने आप को कैसे क्या कर रही है, रिपीट। जैसे अपन बोलते हैं यार मैं अपने पापा से फ्रिक्वेंटली डांट खाता हूं, नहीं, शब्दों का बड़ा मीनिंग है। एक अपन सिर्फ फ्रिक्वेंसी रट के काम चलाते हैं, फ्रिक्वेंटली का मतलब वो मैं फ्रिक्वेंसी से तो आया है। फ्रिक्वेंटली डांट खाता हूं मतलब एक दिन में 10 बार डांट खा लेता हूँ। चलते फिरते पिताजी चांटा मार देते, फ्रिक्वेंटली चांटा मारते हैं। तो फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या है, जो आदत है वो बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। सेम कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितनी उसकी तीव्रता है। कभी हम गर्मियों के दिनों में 12-1 बजे बाहर निकलते हैं तो कभी नहीं बोलते आज यार बड़ी तेज धूप है। तेज धूप का मतलब क्या, चुभन हो रही है। उसका मतलब है उस समय जो सोलर रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा लूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 साल हो गए, क्वेश्चन तो बनना ही है, एनसीईआरटी बनेगी, मॉड्यूल बनेगा तो सब बन जाएंगे। पर मुझे ये इंटेंसिटी की फीलिंग तो पता चले कि यार इंटेंसिटी का मतलब क्या है। कि मैं सोलर रेडिएशन छत पर खड़ा हूं तो सोलर रेडिएशन मेरी बॉडी पर आकर गिर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यूनिट एरिया यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी मेरी बॉडी पर गिर रही है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। यूनिट एरिया यूनिट टाइम में बॉडी पर आने वाली एनर्जी, वही क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। कैसे, जैसे ये ईएम वेव आ रही है, इसकी स्पीड कितनी होती है बताइए, स्पीड होती है सी। सोच के बताइए 1 सेकंड में अगर बात करें तो ईएम वेव मान लो अभी यहां है, 1 सेकंड में कितनी दूर चली जाएंगी, सोच के बताइएगा। 1 सेकंड में, सोच के बताएं 1 सेकंड में, क्या 1 सेकंड में ये सी आगे चली जाएंगी क्या। ऊपर से चला गया वो कैसे, आओ देख लो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। मैं बात कर रहा हूं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में स्पीड तो सी है, टाइम पता है कितना कवर करेंगी, सी। अब मैं सोच रहा हूं इस पर सेकंड इस सिलेंडर में कितनी एनर्जी कंटेंट हो रही है। माना इसका एरिया कितना है, अब देखते जाइए कितना जल्दी आप डेरिवेशन कर लेंगे। एनर्जी, इसको मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और लेंथ से ही क्या कर देता हूं, डिवाइड। सोच के देखें, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। लेंथ 1 सेकंड में लेंथ सी, टाइम 1 सेकंड। तो बताइए इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। कोई आपसे डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं इंटेंसिटी निकालने का तरीका, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। अब मान लो मुझे एवरेज इंटेंसिटी चाहिए, मुझे एवरेज इंटेंसिटी चाहिए, बताइए क्या करूंगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी देखूंगा और किससे गुणा कर दूंगा, सी से। एवरेज बताइए कितनी थी, अभी निकाली थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू, ये आ गई भाई इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। लिखना चालू करिए, अब इस पे 2-3 न्यूमेरिकल करके देखिए। तो पहले फील कर रहे हैं इंटेंसिटी का मतलब क्या है। इंटेंसिटी का मतलब है कि जो ईएम वेव्स हैं उनके पास एनर्जी है, उनके पास मोमेंटम है।
तो 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी एनर्जी आ रही है, दैट एनर्जी इज नोन एज इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट से पहचाने, वहां आपके यूनिट बता रखी है, फिर सिखा देता हूं। इंटेंसिटी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, पर वो इंटेंसिटी बोलेगा ही नहीं, पता है वो एक नया शब्द बोलता है। मॉडर्न फिजिक्स में मॉड्यूल में 3 बार है ये शब्द, एनर्जी फ्लक्स। क्या शब्द बोलेगा? एनर्जी फ्लक्स। फोटो इलेक्ट्रिक के एनसीईआरटी में उसने यही काम में लिया है, एनर्जी फ्लक्स। तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी। यूनिट से पकड़िएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। 3 बार काम में लिया है उसने मॉडर्न फिजिक्स में, एनर्जी फ्लक्स। तो एनर्जी फ्लक्स आपको ऐसे क्लिक नहीं करेगा, आपको बोलना आना चाहिए वास्तव में एनर्जी फ्लक्स वो क्या कहना चाहता है, इंटेंसिटी। यूनिट से पकड़िए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आपको कोई नाम नहीं पता चल रहा, आप उसकी यूनिट में जाइए। तो याद रखें इंटेंसिटी। आप ये याद नहीं रख पाए, कोई टेंशन नहीं है, कम फॉर्मूले रटो, मत याद करो, ये याद कर लो, ये बेहतर है। क्या? क्योंकि एनर्जी डेंसिटी तो हमें याद ही है, सिंपल उसको किससे गुणा करना है, सी से। इसलिए हम ये नहीं रटाना पसंद करते, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ ई वाला पार्ट लिखा है, इसकी जगह बी वाला पार्ट भी तो लिख सकते थे वो। तो ये याद करो, कम शॉर्ट ट्रिक समझो, ट्रिक से फिजिक्स नहीं चलती। अभी आपको अच्छा लगता है, एग्जाम में और ट्रिक याद ही नहीं आती, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। वो जब हम एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है यार ट्रिक से काम चल गया, बढ़िया सवाल सॉल्व हो रहे हैं। पर यकीन मानिए जब पूरा सिलेबस एक साथ आता है ना, तो बेसिक फंडे याद आते हैं। ओम्स लॉ याद आ जाएगा, बायो-सवार्ट लॉ याद आ जाएगा, बेसिक एनर्जी डेंसिटी याद आ जाएगी, तो ट्रिक्स याद नहीं आती। इसलिए ऐसी चीजें याद करें जो पेपर में हम उसको यूज कर सकें। हाँ भाई, एनर्जी डेंसिटी को सी से मल्टीप्लाई करो, आपके पास हमेशा क्या निकल कर आ जाएगी, इंटेंसिटी। खत्म। सर ये 4 क्यों नहीं आया है, एवरेज लगाया है, ये कैसा है? ये ना इलेक्ट्रिक है ना मैग्नेटिक है, कैसा है ये? टोटल। और लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। 4 तब आता है अकेला इलेक्ट्रिक, अकेला मैग्नेटिक, ये टोटल बात हो रही है। देखें अब इस पे कैसा क्वेश्चन आता है, ये सॉल्व एग्जांपल भी है, एक्सरसाइज 3 में भी ऐसे क्वेश्चन है, अनसॉल्व में 8.12 है। तो ये वैरायटी बड़ी फेमस है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। अब वैसे तो खुद कर सकते हैं, इसमें कुछ भी अब नया नहीं है, पर एक बार कहानी बता देता हूं, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगी। ये एक बल्ब है, उसकी पावर दे रखी है कितनी,
P वॉट। इस बल्ब से लाइट निकल रही है, ये तो सरल शब्दों में। अच्छे शब्दों में बल्ब से क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि लाइट भी वास्तव में कौन है? ईएम वेव है। तो बल्ब से ईएम वेव रेडिएशंस निकल रहे हैं। जरा सोच के देखिए, क्या ये चारों तरफ बट रहे होंगे क्या? महसूस करिए, सर्कल में बट रहे होंगे या स्फीयर में बट रहे होंगे? स्फीयर में बट रहे होंगे। और अच्छे से महसूस करना चाहते हैं, बीच में एक सन महसूस कर लें, आनंद आ जाएगा। सन, सन से जो सोलर रेडिएशंस निकल रहे हैं, उसी से तो पूरे यूनिवर्स को एनर्जी मिल रही है, जिसे हम बोलते हैं लाइट, सोलर रेडिएशन। ये सन है। अब जरा सोचिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस स्फीयर पर जिसकी रेडियस आर है, इस पर इंटेंसिटी बताओ, कितनी इंटेंसिटी आ रही होगी इस स्फीयर पर? क्या निकाल सकते हैं क्या? बड़ा बेसिक सा बताइए, इंटेंसिटी बराबर क्या होगा? इंटेंसिटी बराबर पावर अपॉन एरिया। खत्म। बताइए पावर कितनी? पी। एरिया, यहां गलती होती है, पाई नहीं आएगा, 4πr² आएगा, कारण स्फीयर। ये सबसे बेसिक सवाल काफी पूछा जाता है। सिंपल पावर दे रखी है, रेडियस दे रखी है, निकाल लीजिए। अब इसमें एक अच्छा सवाल और बनता है, बी पार्ट। वो कहेगा एट पॉइंट ए एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अब जरा सोचिए, पहला तो सवाल ये है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से नजर आ रहा है? सर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? सर मैं बल्ब समझ पा रहा हूं, बल्ब की पावर होती है, मैं बाजार से बल्ब खरीद के लाता हूं, 50 वॉट 100 वॉट का बल्ब देना, 10 वॉट की सीएफएल देना, 20 वॉट की देना, ये बात सही है। उस बल्ब से जो रोशनी निकल रही है, जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, वो स्फीयर में बट रहे हैं, ये बात भी सही है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल होगा, अगर आप एक बात सुनेंगे, जो बल्ब से प्रकाश निकल रहा है ना, वो वास्तव में कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। और अब बताइए कैसे निकालेंगे इंटेंसिटी? क्या आपको ईएम वेव्स की इंटेंसिटी याद है? अभी पढ़ी थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, और दिस मस्ट बी इक्वल टू पी अपॉन 4πr²। खत्म। लॉजिकली समझिए, ऐसे आपको 6 सवाल मिलने वाले हैं, 6। तो एक बार सबसे पहले पूरा कहानी सुननी है। सबसे पहले यहां एक बल्ब है, बल्ब क्या कर रहा है? ईएम रेडिएशंस को रेडिएट कर रहा है। वो रेडिएशन पूरे के पूरे किस में बट रहे हैं? स्फीयर में बट रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा पहले तो इंटेंसिटी बताओ। तो इंटेंसिटी क्या होगा बताइए? सिंपल, पावर अपॉन एरिया। ये पी कौन है? पी, पी बोलो। पावर किसकी? बल्ब की, पावर ऑफ सोर्स। फिर आपसे पूछेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब पहला प्रश्न ये है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की फीलिंग कहां से आ रही है? उसके लिए आपको 2 सेंटेंस और बोलने पड़ेंगे। वास्तव में बल्ब से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। बात खत्म हो गई। इस इंटेंसिटी को आपने ईएम वेव्स की इंटेंसिटी से क्या कर दिया? इक्वल। सॉल्व कर लीजिए। ई नॉट चाहिए, लिखना चालू करिए, उधर ले जाइए इसको, 2p, ये नीचे जाएगा। स्टार लगा के रखिए। सिर्फ इसी आर्टिकल पर 6 क्वेश्चन है। इंटेंसिटी निकालना, ई नॉट निकालना, इंटेंसिटी निकालना, ई नॉट निकालना। वन अपॉन 4πε0 के।
तो सिर्फ फॉर्मूला न रटें, बेसिक बात को समझें, ताकि मैं क्वेश्चन पढ़कर ये पता लगा सकूं कि मुझे ये लगाना है। इंपॉर्टेंट तो ये है, फॉर्मूला तो आप बगैर आर्टिकल पढ़े भी रट सकते थे, तो प्रश्न पढ़कर ये आइडिया लगे कि ये लगाना है, वो जरूरी है। तो उसके लिए आपको 4-5 बार सुनना चाहिए। बल्ब है, बल्ब की पावर दे रखी है आपको 50 वॉट, 100 वॉट। बल्ब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहे हैं, वो रेडिएशन यूनिफॉर्मली बट रहे हैं। यूनिफॉर्मली तो एक आसान शब्द है, फिजिक्स में इसका एक अच्छा शब्द है आइसोट्रॉपिकली। इसका मतलब होता है सभी दिशाओं में एक समान, पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली बट रहे हैं। फिजिक्स में से बोलते हैं आइसोट्रॉपिकली। तो कोई शब्द का क्वेश्चन से सॉल्यूशन से लेना देना नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शन बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल नॉर्थ में ज्यादा जा रहे हैं, ईस्ट में कम जा रहे हैं, सभी दिशाओं में यूनिफॉर्म जा रहे हैं। इसे कहा जाता है आइसोट्रॉपिकली। और ये बात वाली मैथ समझ में आई? आप इसको भी छोड़ सकते हैं, आप ये याद रखिए ना, ये कितना मस्त है। मुझे इंटेंसिटी पता है, मुझे पावर अपॉन एरिया पता है, मैं पेपर में सॉल्व कर लूंगा ना। अच्छा ई नॉट पता चल गया तो बी नॉट आ जाएगा क्या? ई नॉट बी नॉट को तो हमेशा रिलेट याद रखो। ई नॉट बी नॉट क्या होता है? सी। और अच्छा बोलो, हमेशा सी नहीं होता, वो वैक्यूम होगा तभी सी होगा। हम रट लेते हैं ई नॉट बी नॉट हमेशा सी होता है। अच्छा बोलो ना, ई नॉट बाय बी नॉट सी होता है, सी ना बोल के बोलो स्पीड होती है। वैक्यूम होगा इसलिए सी होगा, कल को वैक्यूम नहीं होगा तो सी मत कर देना, फिर वी करना पड़े, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक क्वेश्चन लिखें, आगे के बराबर, रुकू, जल्दी आओ। लिखें, कैलकुलेट द calculate the amplitude of electric and magnetic field produced by the radiation coming from a 100-watt bulb, 100-watt bulb at a distance of 3 मीटर। अब आपको अगर ऊपर का आर्टिकल समझ में आया तब ये कहानी समझ में आएगी। At a distance of 3 meter, assume that the efficiency of the bulb is 2.5%, 2.5%, and it is a point source। कर सकते हैं खुद। अभी एफिशिएंसी का मतलब क्या है? वो है तो 100 वाट का, पर काम कितना कर रहा है? 2.5% ऑफ 100 वाट। इसका मतलब उसकी वास्तविक वर्किंग कितनी होगी बताइए? 2.5% बोले तो कितना वाट? केवल 2.5। क्या मैं बल्ब हूं क्या सर? और क्या,
हम अपनी एफिशिएंसी का केवल अभी 5% 10% ही तो काम कर रहे हैं। अभी वो नीट वाली मेडिकल कॉलेज टारगेट वो भी कहाँ जुनून आया है। अगर जुनून आता तो अलग ही चेहरा हो जाता है भाई। पढ़ पढ़ कर 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हम अपनी एफिशिएंसी का केवल 5% काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी बढ़ाइए। थकान शब्द केवल साइकोलॉजिकल है। पूरा एलन से पढ़ने के बाद भी 4 घंटे और पढ़ाई संभव है। 7:30 से लेकर 11:30 तक 12 बजे तक। एफिशिएंसी बढ़ाइए। बढ़ाएंगे तब मजा आएगा। हम अभी काम कर रहे हैं 5% 10% एफिशिएंसी पर। इस एफिशिएंसी को बढ़ाते जाइए लगातार, तब मजा आए। वो है 100 वॉट का। आपने पैसा कितने के लिए खर्च किया है? 100। काम कितना कर रहा है? केवल 2.5 वॉट। चलो अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट बता सकते हैं क्या होगी? √2 KP बाय CR²। देखें कितना आ रहा है। बिल्कुल अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा, छोड़िएगा मत, पूरा सॉल्व हो जाएगा अंत तक। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 8.5, वहां लिख लीजिएगा, सॉल्व एग्जांपल है। कितना? देखो सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे ऑब्जेक्टिव में करते हैं। 2 के पता है 9 पावर 2.5 सी 3 × 10⁸ आर 3। डायग्राम बनाइए तो मजा आ जाएगा। ये बल्ब बनाइए, यहां से 3 मीटर की दूरी बनाइए और ये एक स्फीयर बनाइए। यहां बल्ब लिखिए, बल्ब से रेडिएशन निकालिए। जितना डायग्राम बना के क्वेश्चंस को फील करेंगे ना, वो दिमाग में परमानेंट सॉल्व रहेगा। घर पर भी ट्राई करें। जब भी क्वेश्चन आए पहले इमेजिन करने के उसका हम डायग्राम बना सकते हैं क्या। मैकेनिक्स के क्वेश्चन में डायग्राम जल्दी बनता है। आरएलसी सर्किट है, आरसी सर्किट है, इनका डायग्राम की सिचुएशन बनाइए। डायग्राम बनती क्लियरिटी आती है। हाँ बल्ब है, बल्ब से रेडिएशंस निकल रहे हैं, वो 3 मीटर के स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। चलो कैलकुलेशन देखें। 3 का स्क्वायर 9, ये कटा 2.5 और 2 5/3। 9 में से 8 गया 10। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पेपर में आया हुआ है। अब कैसे करें, सोचकर कैसे ऑप्शन के करीब पहुंच सकते हैं। इसको मानो 51, 51/3 17। अगर ये 16 होता तो 4 होता, और ये 17 है, इसका मतलब 4 से थोड़ा सा ज्यादा। एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको वहां पे, 4 से ज्यादा 4.2 के आसपास। कहां पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, इतने में ही काम चल जाता है भाई। इसको 51 मानो, 51/3 17। 16 होता तो √4 होता, 17 है तो 4 से ज्यादा है। 4.2 वोल्ट पर मीटर। अच्छा E0 आ जाएगा तो B0 आ जाएगा क्या? वो तो कभी भी निकाल लीजिए। वहां लिख लीजिएगा, सॉल्व एग्जांपल है ये 8.5, और इसके जैसे काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सही है, डन। लिखें। अब वो निकल, पर्ची सारे कवर हो गए सब। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 2020 का। द रेशियो ऑफ contribution
by the electric field, by the electric field to the magnetic field, to the magnetic field in the intensity of EM wave is, in the intensity of EM wave is, ऑप्शन लिख लीजिए, 2020 का सवाल है नीट का। आंसर बताइए। बराबर बराबर होता है, 50% इलेक्ट्रिक का कंट्रीब्यूशन है और 50% मैग्नेटिक। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 50% कंट्रीब्यूशन है होता है ईच। आंसर 1:1। क्लियर? पन्ने पलट लीजिए, 2.5 लेक्चर का बोला था, ये पूरा आपका ईएम वेव तैयार हो गया है। आप इसको सिस्टमैटिक तैयार करना है। ये किस लिए वजह, ये चैप्टर खत्म हो गया इसलिए। इलेक्ट्रो की, इलेक्ट्रो 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 भी तो खत्म हो गया था, उसकी वजह ही नहीं, बजाओ इलेक्ट्रो की। मैग्नेट, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EM वेव्स, और 2 एडवांस बजा लो, करंट और कैपेसिटर। चलो, अब एक ताली वाला काम हो गया पूरा। चलो, अब करंट कैपेसिटर में बजाना, याद रखना आज बजा लिए करंट कैपेसिटर, ठीक है? फिर वहां भी बजा दो, एकदम साइंटिफिक चलो। हाँ भाई, करंट कैपेसिटर की बच चुकी है पहले ही, तो क्या बार बार फिर नाटक दोहराया नहीं जाएगा ना, एक बार में पूरा फिनिश कर लिया। चलो, अब सबसे पहले एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी डिस्कस कर लो पूरी। आज सॉल्व एग्जांपल करना सारे, 8.1 से लेकर 8.5। एनसीईआरटी बिल्कुल प्रायोरिटी लेवल पे करो और सीरियसली करो, क्योंकि पिछले 5 साल के पेपर का एनालाइज करो, किसी के कहने की आवश्यकता ही नहीं है। एनसीईआरटी सामने रखो, पेपर डाउनलोड कर लो, पेपर आपके पास पड़े भी हैं पुराने, और आप मैच करो, एग्जैक्ट प्रोफाइल एनसीईआरटी से आ रही है। चलो, सॉल्व एग्जाम नहीं हो, अनसॉल्व। कितने लोग करके आए, एक बार ईमानदारी साथ खड़ा कर ले, पक्की बात है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर डिस्कस कर लेते हैं, करके आते हैं तो फिर डाउट भी पूछ सकते हैं। अनसॉल्व 8.10, 10 को स्टार लगाइए, सबसे फेमस सवाल होता है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा आपको, फ्रीक्वेंसी दे देगा, बाकी सब बातें पूछेगा, सबसे फेमस सवाल। 9 सवाल फर्जी है, काट दीजिए। क्यों फर्जी है? ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कवर हो चुका है। क्या कहना चाहता है मैं आपको समझा देता हूं। वो कह रहा है फोटोन की एनर्जी h नहीं होती है, सभी को पता है। वो कह रहा है इस एनर्जी को आप Sc बाय लैम्डा लिख सकते हो, पर ये जूल में है। अब मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता हूं सर, 1.6 इंटू 10⁻90। फिर सर ने, एएसपी सर ने तो H और C की वैल्यू भी रख दी है, और जीवन आसान बना रखा है, 12,400 के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो उसी फोटोन की एनर्जी को आपने किस में कन्वर्ट करके रख लिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो यही कहना चाहता है कि आप अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर सबकी एनर्जी निकालो। सबकी वेवलेंथ रखने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ ध्यान रखो। जैसे एक्सरे है, वो मैंने वो लिस्ट बनाई थी, रेडियो माइक्रो, वहीं खोलो, रोज 2-2 याद करो। जैसे एक्सरे है, एक्सरे की रेंज लिखो, लगभग 0.1 से होती है 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में। कोई पूछता नहीं है, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस रेंज में होगी तो वो क्या कहलाएगा? एक्सरे। 0.1 से लेकर 100।
हर किताब में ऊपर नीचे मिल सकता है, कहीं -12 होगा, कहीं -11 होगा, एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं मिलती। जैसे विबग्योर है, कहीं लिखा होता है 4000 से 8000, थोड़ा आप और बड़े होते हो तो 4200 से 7200, और सुपरफाइन देखोगे तो और 3987 से चालू हो रहा है। तो मोटा मोटा होता है कि हाँ भाई विबग्योर 4000 से 7200 ये चलता है। तो इसमें लड़ाई है, कोई कहेगा सर नहीं -11 नहीं सर मैंने -12 देखा है, वो सब चलेगा, कोई नहीं पूछता, बस एक रेंज पता होनी चाहिए। गामा की इससे भी छोटी होती है, लैम्डा इज लेस देन, तभी तो कहते हैं गामा का लैम्डा सबसे कम होता है। तो 2 ही याद करो, कल 2 और याद कर लेंगे। विजिबल तो याद है तो 3 याद हो जाएंगी। विजिबल 4000 से 7200, 7000 बोलो, 7200 बोलो। विबग्योर 3 ही याद करो, कल 3 और याद करना। जैसे अपने रेडियो सिग्नल होते हैं, इनकी भी एक रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की। जैसे रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज। ये आप देखिए, किलो हर्ट्ज से लेकर कहां तक, मेगा हर्ट्ज। इसमें ही तो सारा बैंड होता है। एक होता है एएम, अब आप रोज सुनते हो एफएम, रोज गाने सुनते हैं, अब एफएम का फुल फॉर्म क्या है, सर घर जाऊंगा सर। फिर भाई फिर कॉमर्स वाले बच्चों में अंतर क्या है, अपन साइंस पढ़ रहे हैं, इतनी बातें जान रहे हैं, बढ़िया बातें सीखें। एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दिन भर आप गाने सुनते हो तो पता होना चाहिए एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये अभी आया है, उससे पहले एएम चलता था। पिताजी दादाजी अगर जानकार हो तो उनको देखा, वो एएम सुनते थे। एएम क्या था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये इतना बढ़िया नहीं था। अभी जो सबसे लेटेस्ट है वो क्या है, एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसकी भी रेंज होती है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108। अब वो आप बोलते हो ना 95, 94.3, आज अच्छा बोल के जाओ, वो फ्रीक्वेंसी है 94.3 मेगाहर्ट्ज। आप किसी भी शहर से आए हो, सब जगह रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, पर सबकी 88 से लेकर 108 है। कुछ भी आप देख लीजिए, ये रेंज बना रखी है, स्पेक्ट्रम है ये, 88 से लेकर 108। आप सारे चैनल, कोई भी चैनल देखिए, 91, 94, 95, 102, 105, सब इसी रेंज में है। ये किसकी रेंज है, एफएम। एफएम का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वो आप 95.0 बोलते हो तो वास्तव में 95.0 क्या है, 95.0 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अब वो रेजोनेंस वाला तड़का फिर लगा दो, अब और अच्छा समझ में आएगा। वो जो हवा में आ रहे हैं वो कौन है, रेडियो सिग्नल, 95 मेगाहर्ट्ज के आ रहे हैं। अब अपना रेडियो जब 95 मेगाहर्ट्ज पे ट्यून होगा तो दोनों क्या कर जाएंगे, मैच, और मैच होते ही सर्किट में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, गाना सुनाई देगा बिल्कुल साफ, शार्प रेजोनेंस। क्या बात क्लियर है। तो इस बात को लिख के रखो, कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है, वो बोल देगा। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, एनर्जी दे दी 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब बताओ ये कहां लाई करेगा। तो अब आपको पता होना चाहिए, इसको पहले किस में निकाल लो, किलो को हटाओ 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाओ, और इसको SC बाय क्या कर दो, लैम्डा। जब आप वेवलेंथ निकालोगे तो वेवलेंथ इस ऑर्डर में आएगी, इस ऑर्डर में आएगी, मतलब वो किस में लाई कर रहा है, एक्स। एक बार आया हुआ है क्वेश्चन कि एनर्जी दे रखी है 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ कौन से स्पेक्ट्रम में लाई करेगी। आप ये लगाना चाहो, नहीं तो आप ASP सर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्ट 12400 वाला, उससे आंसर और जल्दी आ जाएगा। सर ने तो जीवन आसान बना रखा है, बहुत चीजें खटाखट, कॉलिजन देखा, हाँ ये इलास्टिक इलास्टिक क्वेश्चन सॉल्व। तो ये तो जीवन इतना आसान है, और अपन कॉपी नहीं खोलते घर जाके, वो अलग बात है, क्योंकि अगर कॉपी खोल ली तो भाई साहब कॉलिजन के तो सवाल सॉल्व होने लग जाएंगे, ये तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा सर, क्योंकि खोलने के बाद तो सवाल बच ही नहीं सकता। वो तो सर मैं कॉपी खोलता नहीं हूं, क्योंकि अगर खोल ली तो फिर तो मेरे फिजिक्स के सवाल बनने चालू हो जाएंगे, ये तो मेरे साथ नया होगा पहली बार, इसलिए हम कॉपी नहीं खोलते। बाकी इतना सिस्टमेटिक लिखा रखा है कि आप कॉपी पढ़ लोगे, उसके बाद कोई प्रश्न रुकना ही नहीं, पढ़ो। चलो 8 पॉइंट, अब आओ 8.8, 76543, कौन सा बताना है,
8.3 समझ में आया? ये एक्सरे में, रेड में, रेडियो में क्या अंतर है? सबकी वेवलेंथ अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, पर सब वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करते हैं। 8.5, 8.6 बहुत बढ़िया है। ये एक इंफॉर्मेशन है कि चार्ज पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी की क्या पैदा करता है? ईएम वेव्स। कल मैंने आपको सिखाया था, एक रुका हुआ चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मूविंग चार्ज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, बट एक ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सीलरेटिंग चार्ज, सर क्या सही है, ऑसिलेटिंग या एक्सीलरेटिंग? अरे एक ही बात है, क्योंकि जो ऑसिलेट करता है ना वो अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन भी तो होता होगा। पार्टिकल जा रहा है, उसको वापस लौटना है, मतलब उसमें फोर्स कहां लग रहा है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, नहीं तो लौटेगा क्यों, तो चला जाएगा ना दूर। ऑसिलेट का मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो ऑसिलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बात समझ रहे हैं? तो जब वो ऑसिलेट करता है जिस फ्रीक्वेंसी से, वो उसी फ्रीक्वेंसी की क्या पैदा करता है? ईएम वेव्स। ये नंबर है 8.6। बढ़िया सवाल है, स्टार लगा के रखिए। अब आइए सबसे बढ़िया सवाल है 8.1 और 8.2। इसमें बताइए कौन सा पार्ट बताऊं? पहले 8.1 में आओ। अगर आपने 1 किया है ईमानदारी से तो पीछे आंसर मैच ही नहीं कर रहा, पीछे आंसर मैच ही नहीं कर रहा। 880 पिकोफैराड में दिक्कत है, तो इसको सही करो। 8.1 को सही करो। लैंग्वेज में सेकंड लाइन में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, उसको कर दो 5 मिलीमीटर। क्वेश्चन में ही ये करते अब सारे आंसर मैच कर जाएंगे। वापस बोल रहा हूं, 8.1 अनसॉल्व क्वेश्चन की लैंग्वेज सेकंड लाइन, दूरी 5 सेंटीमीटर ना लेकर 5 मिलीमीटर लीजिए। अब सारे आंसर एनसीईआरटी के जो पीछे वाले हैं वो मैच करेंगे। सही है? कौन सा पार्ट बताना है बताओ? ए बी सी तीनों हो गए? किरचॉफ लॉ वैलिड है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट काय को निकाल ले हो, जो कंडक्शन करंट है वही डिस्प्लेसमेंट। बेहतरीन सवाल है 8.2 का सी पार्ट, कल कॉपी में कराया था और आज फिर समझाया। बहुत बढ़िया सवाल 8.2 का सी पार्ट। अब देख लें 8.1 से 8.10 सारे टिक लग गए क्या? नहीं करें तो आज फिर कर लो। अब एडिशनल में आज हाथ साफ करो। एडिशनल में 2 ही हैं, बाकी सब थ्योरेटिकल हैं, बेकार सवाल हैं, बोर्ड के लेवल के हैं, 2 काम के हैं। 8.11, 8.12 आज का होमवर्क लिखो। 8.11, 8.12 सॉल्व्ड एग्जांपल 8.1 से लेकर 8.5। आज इसको फाइनल फिनिशिंग दो। ठीक है, तो कितने साल हो गए बताओ? 5 तो सॉल्व्ड और 2 अनसॉल्व्ड, 7। बंद करो, मॉड्यूल लाओ, एक्सरसाइज 2 में आओ। 14 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 के। कोई ऐसा बच्चा जिसके 10 बन गए हो 14 में से? 14 में से 10 या 10 से ज्यादा? बहुत बढ़िया, चलो अब सारे बनने चाहिए, जो नहीं बना वो पूछ लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगी। 3, 4 को वहां लिख लो, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। आप सोचो कि कोई फॉर्मूला निकलेगा, नहीं, वहां कॉन्सेप्ट लिखे। सबसे ज्यादा पूछा गया है ये, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन।
किसके अलोंग होता है? ई क्रॉस बी। कमेंट लिख के रखिए तो मजा आएगा रिवीजन करने में। चौथे सवाल को ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। ऑप्शन को चेक करो, ई क्रॉस बी कर करके वो अपने आप बता देगा कि कहां जा रही है वेव। चौथा हुआ किसी से? 5 5 वो बताया था, ऑर्डर याद होना चाहिए। जैसे ये सवाल करोगे ना, अब आपको पता चलेगा, अच्छा वो मुझे घर जाके ऑर्डर याद होना चाहिए। सबसे ऊपर रेडियो, माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, सबसे अंत में एक्स वाई जेड। जैसे अल्फाबेट होते हैं ना एक्स वाई जेड, वो याद करने का तरीका है एक्सरे, और सबसे नीचे दो होते हैं एक्स और गामा, ऊपर होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव। अब वो याद होगा तभी सवाल सॉल्व होगा। इस साल भी क्वेश्चन आया, लिखो कॉपी में, लिख लो। अब क्वेश्चन बात चल रही है तो लिखा ही देता हूं। कॉपी में क्वेश्चन रहने से आपको पता रहता है कि हाँ यार ये ऑर्डर याद करूंगा तभी प्रश्न बनेगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग 2020 का लिखिए। एक क्या 20-21 के सारे कॉपी में इसलिए लिखवा देते हैं, 19 तक तो मॉड्यूल में दे रखे हैं, 20-21 के नहीं है, तो कॉपी में सारे आ जाते तो अपडेट हो जाता है कि हाँ सर सारे क्वेश्चन लेटेस्ट कर लिए। 2020 कोविड। आउट ऑफ द फॉलोइंग which EM wave have shortest wavelength? Out of the following which EM wave have shortest wavelength? ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, बताइए। सबसे नीचे कौन? गामा, +4 नंबर है। देखिए आप, इतना आसान, ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे नीचे कौन होता है? गामा। यही पूछा उसने, शॉर्टेस्ट। अब 2 बार आ गए सवाल, एक बार वहां भी दे रखा है, एक बार 2020 में रिपीट हुआ। आगे चलो, सवाल नंबर 6, 7, छठा। छठा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, हो गया था कह रहा। उसने के पूछा है, के बताओ क्या होता है? के पूछा है, ओमेगा बाय वी क्या होता है? के। वैक्यूम, वैक्यूम दे रखा है क्या? तो वी दे रखा है 3 × 10⁸। ओमेगा कंपेयर करो, ओमेगा 6। एक लाइन में सॉल्व, के की वैल्यू 2। बढ़िया सवाल है कंपैरिजन का। 6 के बाद 7, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओके है क्या? 7। क्वेश्चन नंबर 8 पता लग गया। अब लिख लो वहां पर, एनर्जी बराबर SC/λ लगाओ, उससे लैम्डा निकल कर आएगा, और वो लैम्डा आएगा एक्सरे वाली रेंज में। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख दो मॉडर्न फिजिक्स। याद दिला देता हूं, देखिए 1-2 क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे भी एक्सरसाइज में। रेडिएशन आ रहे हैं, मैंने आपको कहा था ये वाला पेज पढ़कर आना। याद दिला देता हूं, अगर वो परफेक्टली रिफ्लेक्टर है तो फोर्स में आता है 2, याद करिए। फिर पावर को खोल देते हैं I × A, याद आ रहा है? तो 2 वाला फैक्टर आना चाहिए अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टर है तो। मॉडर्न फिजिक्स में देख लीजिएगा, अंडर द हेडिंग ऑफ रेडिएशन प्रेशर, सर ने सब पढ़ा रखा है। यहाँ 3 केस बनते हैं, परफेक्टली एब्जॉर्ब, परफेक्टली रिफ्लेक्टर, और पार्शियली एब्जॉर्ब वाला भी करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 कितना मस्त सवाल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन पैदा करता है? एक्सिलेटेड चार्ज। अब आपके पास और अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेट की, उतनी ही ईएम वेव्स की वो फ्रीक्वेंसी को पैदा करेगा। 11 हो गया। कल बताया था 50% चार्ज का क्वेश्चन के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, पीक वैल्यू पूछी है। 12, 13 बताना है क्या? 14 हुआ क्या? क्या लगाएंगे फॉर्मूला? मीडियम का फॉर्मूला C/√ऑफ। छोटा छोटा हिंट लिख के रखा करें, वो इसलिए जरूरी है कि रिवीजन करते समय सवाल देखते ही आपको क्लिक करेगा कि हाँ मुझे इसमें ये सोचना है। अब जरूरी है रिवीजन। अब आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे ना, ये दिमाग में सेट है, अब पेपर में सवाल सही होगा। होमवर्क लिखिए, एक्सरसाइज 3 पूरी।
एक्सरसाइज 3 पूरी और ईएम वेव की रेस, एक ही रेस है, उसमें 13 सवाल है, एक ही रेस है उसमें 13 सवाल है। तो क्या ये हर तरह से पूरा लॉक कर दीजिए। एनसीईआरटी के दो हिस्से, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, ये पूरा लॉक हो जाएगा। उसके बाद मॉड्यूल एक्सरसाइज 2 3 रेस, हर तरह से इसको ब्लॉक कर दीजिए कि हाँ सर मैंने सब तरह से पूरा काम इसका ओके कर दिया। लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा आज का। कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे। अगर आप पिछले 3 साल के पेपर देखें जो एनटीए ने डिजाइन करे हैं, 2021, 2020 कोविड और नॉर्मल 2020, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आए हैं 15। ये पिछले 3 साल का जो पैटर्न बता रहा हूं, 15 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज करंट इलेक्ट्रिसिटी के 5। और चैप्टर कितना आसान है, आपको पूरा करंट के आपको फंडे पता है, रेजिस्टेंस आएगा, ओम्स लॉ आएगा, सीरीज आएगा, पैरेलल आएगा, व्हीटस्टोन, पोटेंशियोमीटर, क्योंकि 12वीं के टॉपिक ठीक ठाक आते हैं। हम आपसे पूछे अभी एसएचएम के कंटेंट बताओ, वेव के कंटेंट बताओ, कहां पता है, क्योंकि 11वीं तो ऐसी तूफानी है अपनी 11वीं। 12वीं ठीक ठाक है, क्योंकि आपको देखो अभी चैप्टर नहीं पढ़ा तो भी पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी आने वाला है सर, व्हीटस्टोन आएगा, व्हीटस्टोन बैलेंस होता है सर, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, इतनी बातें पता है और मेहनत भी कर लोगे तो शानदार तैयार होगा ना भाई। और ये देखिए वेटेज, पिछले 3 एनटीए के पेपर में 15 सवाल आए हैं, इसका मतलब एवरेज निकल के आ रहा है 5। छोटा चैप्टर, सरल चैप्टर, 5 क्वेश्चन, इसका मतलब है डे 1 से बहुत बढ़िया पढ़ना। बिगनर बॉक्स, एनसीईआरटी, रेस, कुछ नहीं छोड़ना है। जैसे हमने ईएम वेव्स को तैयार किया है, इसी लेवल पे तैयार करिए, सॉल्व अनसॉल्व एडिशनल सब कुछ करना है। एनसीईआरटी बिल्कुल हाथ में होनी चाहिए, जैसा रोज पढ़ रहा हूं, रोज क्वेश्चन कर रहा हूं। 5 ही बनाओ ना, 2 घंटे पढ़ने की जरूरत है, 5 क्वेश्चन बनाओ। अब आप देखो ना, इसमें सारे मिलाकर सॉल्व है 5, अनसॉल्व है 12, कितने हो गए भाई, 17। आप 1 घंटे बैठो अच्छे से, 17 के 17 सॉल्व, पूरा आपकी ईएम वेस्ट तैयार हो गया। थोड़ा सा उसको साइंटिफिक तरीके से करो, बहुत बढ़िया। कि नहीं सर मैं एक एक क्वेश्चन को, मुझे वैरायटी पता है, फॉर्मूला पता है, फंडामेंटल पता है, अब क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। लिखें लास्ट क्वेश्चन। अ फ्री प्रोटॉन, a free proton is placed in the EM wave propagation in which direction it will start moving, in which direction it will start moving. पहला ऑप्शन, along the direction of wave propagation, along the direction of wave propagation. दूसरा, along E vector, along E vector, along B vector, और चौथा नन ऑफ दीज। आंसर जाएगा अलोंग ई। बहुत बढ़िया सवाल है, लॉजिकल देखना कितना जबरदस्त है। अब फ्री प्रोटॉन इज प्लेस्ड, प्लेस का मतलब है स्टेशनरी, रखा गया है। पता है रखना जब होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की औकात नहीं है उस पर फोर्स लगाने की। कारण बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है भैया क्यू वी बी साइन थीटा, सिंस प्रोटॉन इज प्लेस्ड। लैंग्वेज में जाइए, प्लेस का मतलब इसकी वेलोसिटी 0, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा लगाती है। कितना लगाएगी? F बराबर क्यू ई। और प्रोटॉन है, प्रोटॉन है तो इस पे चार्ज पॉजिटिव, तो बताइए इस पे फोर्स कहां लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहां जाना चालू करेगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर आप अच्छा सोचना चाहें, सर ये हमेशा यहां नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही फोर्स लगेगा इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आते फिर तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने रंग दिखाएगी। इसलिए इसने सवाल कितना अच्छा पूछा है, इट विल स्टार्ट। स्टार्ट कहां होगा, स्टार्ट तो ई के अलोंग होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है तो ये जेड में जाएगा पहले, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या लगाने लगेगी, फोर्स। क्या बात समझ रहे हैं, वापस सुनिए। वो कह रहा है अ फ्री प्रोटॉन इज प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब रखा गया है, रखा गया मतलब वेलोसिटी जीरो। मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई बल नहीं लगा सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है QVB sin थीटा। तो बल कौन लगाएगी, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट भागता। बात क्लियर है क्या, नीचे लिखिएगा एक कॉन्सेप्ट। ये हम जो याद करते हैं ना E0/B0C, आज इसको अच्छा याद करो। ये कब लगेगा, वैक्यूम में, ये वैक्यूम में लगेगा। अगर कोई दूसरा मीडियम है तब आपको E0/B0 क्या करना चाहिए, स्पीड। जैसे आपको कह दिया एक नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी आपको 100 sin ओमेगा प्लस ओमेगा बाई के जेड। ये देखिए क्या, अच्छा इस एक्सप्रेशन से देख के बता सकते हैं वेव कहां जा रही होगी, एक्स में, वाई में, जेड में। ये देखो सबसे पहले तो यहां अटैक किया करो, ये बताता है जेड। फिर और अटैक करो, साइन सेम है, इसका मतलब माइनस जेड। क्या बात सही है क्या, अब वो कहेगा फाइंड एच। अब ये एच क्या है, ये एच है भैया मैग्नेटिज्म वाला एच, जिसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, याद है। तो अब एच कहां से लाओगे, बिल्कुल याद होना चाहिए, बताइए। बी बराबर म्यू एच होता है, याद करो। इसलिए सवाल कठिन है, क्योंकि हमने तो सारे सवाल बी ई के किए हैं, उसने एक स्टेप और जोड़ दिया, एच लिया है। और मजे की बात है, उसने वैक्यूम नहीं बोला। इसका मतलब जब मैं E/B लगाऊंगा तब यहां C नहीं लूंगा, यहां लूंगा वेलोसिटी ऑफ EM वेव। और बताओ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ओमेगा बाई के। ई नॉट तो पता है आपको 100, और बच्चों B0 की जगह म्यू नॉट एच। अब ओमेगा कितना है बताइए, ओमेगा 2 × 10⁸ और के 10⁻²। 10। अच्छा प्रश्न है, रेस में मिलेगा आज आपको। उसने यही एच पूछा है, तो एच कहां से क्लिक करेंगे सर, हम तो E/B जानते हैं, बी को खोलना सीखिए। और अब इस सवाल से आपको एक बात और अच्छे पता चली, यार E/B जो मैं C रटता हूं वो C हमेशा नहीं होता, वो E0/B0 कब होता है, जब वैक्यूम में होगा तब C होता है। कितना आंसर, पाई के टर्म्स में निकाल दीजिए। कितना, 5/4 पाई, सही। तो आज का होमवर्क लिख लें, रेस पूरी, एनसीईआरटी के सॉल्व और मॉड्यूल की एक्सरसाइज 3 पूरी।
हेडिंग डाल लीजिए, कल से स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, संडे वाला पेपर ईएमआई आएगा, एसी, ईएम वेव्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी। तो ईएम वेव्स और एसी तो अभी जस्ट खत्म हुआ है, इसको 2 दिन में संडे तक शानदार कर लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का होमवर्क दूंगा मैं मंडे से, आज है थर्सडे, 2 दिन आपको और रेस्ट दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप अपना ईएम वेव्स का काम पूरा करके रख लें, एसी की एनसीईआरटी, एसी का रेस सब कुछ करके रख लें, ताकि अपन मंडे से करंट इलेक्ट्रिसिटी में बढ़िया होमवर्क में एंटर कर सके। क्लास तो कल ही चालू कर दूंगा, पर 2 दिन सिर्फ इसलिए रेस्ट है ताकि अपन पुराना जो कुछ पेंडिंग बच रहा है उसको एक बार मैनेज कर लें बढ़िया। सही है, चलो।